हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान का पहले चैप्टर का कूलाम का नियम, जो कि इसके पहले विद्युत आवेशों के बारे में हमने पढ़ा है। और अब जो है कूलाम का नियम शुरू करेंगे। तो ये है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल का मतलब यहाँ पे होगा चाहे वो विद्युत आकर्षण, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। इसलिए इनके बीच में दो तरह का विद्युत बल भी लगता है। सजातीय आवेशों के बीच में होता है प्रतिकर्षण। सजातीय का मतलब धनात्मक, जैसे ऐसे हो कि अगर प्लस प्लस आवेश है या फिर माइनस माइनस आवेश है तो ये सजातीय आवेश कहलाएंगे। मतलब एक जैसे चिन्ह वाले आवेशों को सजातीय आवेश कहेंगे। ये दोनों सजातीय आवेश हैं, ये दोनों भी सजातीय आवेश हैं। अगर किसी निकाय में या वस्तु में इस तरह के आवेश हो, कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, तो वहां पे विजातीय आवेश होता है। तो यहाँ पे ये सजातीय आवेश होगा, ये भी सजातीय आवेश होगा और ये विजातीय। तो यहाँ पे हो जाएगा सजातीय आवेशों के सजातीय आवेशों के मध्य जो होता है वो प्रतिकर्षण होगा, विद्युत प्रतिकर्षण। यहाँ भी प्रतिकर्षण, विद्युत प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों के मध्य होता है विद्युत आकर्षण। विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत बल का मतलब होता है कि हम यहाँ विद्युत आकर्षण और विद्युत प्रतिकर्षण दोनों की बात कर रहे हैं। तो निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल, या हम इसी बात को विद्युत आकर्षण अथवा विद्युत प्रतिकर्षण कह सकते हैं, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम हो गया। और जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और यहाँ पे इनके चिन्ह नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें जो है विद्युत बल से मतलब है। तो ये चाहे धनात्मक आवेश होंगे, चाहे ऋणात्मक आवेश हो, चाहे दोनों धनात्मक हो, चाहे दोनों ऋणात्मक हो, चाहे एक धनात्मक या ऋणात्मक हो, इससे हमें नहीं मतलब, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे परिमाण से मतलब है, विद्युत आवेशों के परिमाण से मतलब है, और इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो इनके बीच में विद्युत आकर्षण या विद्युत प्रतिकर्षण बल होगा F, Q1 Q2 के परिमाण, ये देखिए मॉड हमने लगाया है। मॉड का मतलब यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चाहे ये दोनों धनात्मक या ऋणात्मक आवेश कुछ भी हो, तो इनके बीच में इसी तरह F जो होगा, चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, वो इनके आवेशों के चिन्ह पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे F के लिए हम केवल परिमाण लेंगे। तो F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये R क्या हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई। तो कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक नियतांक देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बराबर हमको लगाना है। तो ये नियम है कि जब भी समानुपात का चिन्ह लगा हो और उसको हटाएं तो हम एक नियतांक देते हैं। और नियतांक एकांक भी हो सकता है, तो जहां एकांक नियतांक होता है तो वहां कुछ नहीं लिखते, बशर्ते यहाँ पे एकांक नियतांक नहीं है, यहाँ पे कुछ मान है उसका नियतांक का, कुछ एक फिक्स मान है, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह स्मॉल k लिखा हुआ है, मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां k एक समानुपातिक नियतांक है, इसका प्रायोगिक मान k बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। मतलब एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होता, हम कह सकते हैं कि इसके बराबर होता है। तो k का मान लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। या इसी k को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम k के स्थान पे एक बार हम चाहे 9 × 10⁹ रखें, मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या हम इसके स्थान पे 1/4πε0 लिख सकते हैं। ये जो 1/4πε0 है, ये इसका मान अगर आप हल करेंगे तो ये 9 × 10⁹ के बराबर आएगा।
और ये जो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है, एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, जिसका मान निर्वात के लिए, केवल निर्वात के लिए 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब जबकि विद्युत आवेश जो होते हैं यहाँ पे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों तरह से होते हैं, इसलिए दो बिंदु आवेशों के बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी होगा। लेकिन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो हमेशा इसी नियम का पालन करेगा। जब भी हम कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालेंगे तो हमेशा हम यही लगाएंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक होगा K, स्मॉल k है यहाँ पे, और K की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 या इसके स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, जो कि दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान निर्वात के लिए 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और अगर हम इसकी एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालें, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालेंगे तो यहाँ पे कूलाम की विमा होती है AT, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और न्यूटन चूंकि बल है तो ये हो जाएगा mLT पावर -2, और मीटर स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर, मीटर की विमा होती है यल, तो ये हो जाएगा, इनको ऊपर ले जाएंगे, इनकी घातें जो धनात्मक होंगी ऋणात्मक हो जाएंगी, जिनकी घातें ऋणात्मक होगी वो धनात्मक हो जाएंगी, क्योंकि m ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगा, यल और यल स्क्वायर, यल की घात 3 ऊपर जाएगा, एल की घात -3 हो जाएगा, टी की घात -2 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टी की घात 2 और फिर नीचे से टी की घात 2 ऊपर पहले से ही है, और यहाँ पे टी की घात 2 नीचे चला जाएगा तो टी की घात 2 टी की घात 2 क्या हो जाएगा, टी की घात 4, तो ये हो जाएगा टी पावर 4 ए पावर 2। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब जबकि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो भी आपको दिक्कत हो आप इसमें दोबारा कमेंट कर सकते हैं, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब मैं आगे इसके बाद बताता हूं आपको। तो अब जो है फिर आगे हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, कि जैसे अब तक आपने देखा कि दो बिंदु आवेश अगर निर्वात में होंगे तो उनके बीच में विद्युत बल होता है, आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। या इसे ही हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। लेकिन अगर मान लीजिए कि निर्वात के स्थान पे कोई मीडियम हो, तो यहां पे विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए ये आवेश जिस माध्यम में है वो निर्वात नहीं है, कोई और माध्यम है, तो विद्युत बल प्रभावित होगा। तो यहां पे हो जाएगा, मान लेते हैं यदि दोनों आवेश Q1 और Q2, Q1 और Q2 एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं
जिसका परावैद्युतांक मान लीजिए के मान लेते हैं, कैपिटल के। अब तक स्मॉल के लिए थे, अब कैपिटल के लिए थे। मान लेते हैं कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, कैपिटल के है, तो उस माध्यम और उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। अब तक हम निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट लगाए थे, तो यहां पे हम एप्सिलॉन ले लेंगे, इसलिए क्योंकि निर्वात की बात तो हो नहीं रही है, किसी ऐसे माध्यम की बात हो रही है जिसका परावैद्युतांक के है। तो यहां पे अब विद्युतशीलता हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट होता है। के एप्सिलॉन नॉट मतलब किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता और उस माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम समीकरण 2 बना दें, जैसे पहले 2 हमने बनाया था, इसको 3 बना दें। तो F बराबर उस माध्यम में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य कूलाम बल, विद्युत बल या कूलाम बल दोनों ही हम कह सकते हैं। कूलाम बल माध्यम के लिए हम ले रहे हैं, तो ये यहां पे हम लिख देते हैं एफएम। ये निर्वात के लिए तो एफ, और जो कि एक मीडियम लिए हुए तो एफएम लिख देते हैं, एफएम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे निर्वात हमने लिया था, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। अब यहाँ पे हम चूंकि परावैद्युतांक एक ऐसा माध्यम लिए हैं जो निर्वात नहीं है, इसलिए उस माध्यम की हमें विद्युतशीलता लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या है कि उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। यहां पे नॉट लगा रहेगा तो निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। अगर केवल एप्सिलॉन लगा है तो इसका मतलब है ये उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। या हम इसी चीज को हम यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता और उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होती है। तो यहाँ पे या एफएम बराबर हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है कि यहां पे जो K है वो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण, मान लीजिए इसको हम 4 बना देते हैं। और यहां पे जो K होता है, K का मान, क्योंकि K का मान सबसे कम 1 हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता। K का मान हमेशा धनात्मक होता है और इसका मान ग्रेटर देन आर इक्वल 1 होता है। इसका मान 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। सबसे कम जो होता है इसका मान K का, वो निर्वात के लिए होता है, और निर्वात के लिए 1 होता है। और माध्यमों के लिए ये हो जाता है इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी, लेकिन सबसे मिनिमम जो होगा, सबसे छोटा मान K का जो होता है वो 1 होता है। और ये निर्वात के लिए होता है, क्योंकि निर्वात के लिए K बराबर 1 लिखा जाता है।
ये सबसे विरल माध्यम होता है निर्वात के लिए, और सबसे ज्यादा बल भी होता है निर्वात में दो आवेशों के बीच में। अगर हम किसी माध्यम में इन्हीं आवेशों को रखें, जैसे देख लीजिए यहीं पे, अगर हमने जैसे ये समीकरण जो लिया था, ये मान लीजिए इनको अगर हम इसमें कंपेयर कर ले, समीकरण एक और समीकरण 2 और 4 की तुलना करें तो हमारे पास ये आएगा यफ अपान यफ एम। समीकरण 2 में 4 का भाग देते हैं, तुलना अपने आप हो जाएगा भाग देने पर। समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग, तो एफ अपान एफ एम, एफ का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम की वैल्यू है ये देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा टर्म देखो कैंसिल होगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है एफ अपान एफ एम बराबर 1/1 के, या इसी को लिख सकते हैं के, तो एफ बराबर हो जाएगा के इंटू एफ एम, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं के बराबर, के की परिभाषा अगर हमको देनी हो तो एफ अपान एफ एम निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है इस बात की, निर्वात का जो किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, इस बात की परिभाषा हम यहां से दे सकते हैं के बराबर एफ मान एफ एम, या फिर हम यहां से दे सकते हैं एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, तो के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इन दोनों में से कोई भी से परिभाषा हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दो बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर निर्वात में रखने पर जो बल लगता है, उनके बीच में जो विद्युत बल होता है, और उन्हीं आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर जो उनके बीच में जो विद्युत बल होता है, उन दोनों का अनुपात जो होता है उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। या फिर यहाँ पे हम देखें तो परावैद्युतांक की परिभाषा हो जाएगी किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और उस निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। और ये आपको यहाँ मैंने बता दिया है कि के का मान सबसे कम क्या हो सकता है, एक निर्वात के लिए। अब इससे ज्यादा के का मान एक से ऊपर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा के बराबर एफ मान एफ एम। अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में हमें निर्वात के लिए बल पता हो और हमें किसी माध्यम के लिए बल बताना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एफ बराबर के इंटू एफ एम, या एफ एम बराबर हो जाए एफ अपान के, तो फिर आप इसे जो है एक सेकंड में इसे पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कूलाम का नियम पढ़ा दिया हमने, जो उसका एक जो अदिश रूप था, स्केलर रूप था, उसको हमने पढ़ा दिया। अब हम शुरू करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्योंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए हम इसे सदिश रूप में दिखाते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, और दोनों कैसे निकालने हैं, जिसके मूल बिंदु से स्थितियां वेक्टर R1 और वेक्टर R2 है। तो Q1 और Q2 के बीच में बल, जो कि Q1 और Q2 के बीच में जो बल होगा वो पारस्परिक बल है, मतलब एक दूसरे पर दोनों के द्वारा लगाए गए बल होंगे। तो यहाँ पे Q1 के द्वारा भी Q2 पर बल लगाया जाएगा और Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु O से Q1 की स्थिति सदिश R1 और Q2 की स्थिति सदिश R2 है। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वेक्टर R2 माइनस R1, क्योंकि सदिश रूप है तो हम इसे जो है हमेशा मॉड में लगा के दिखाएंगे, दूरी के लिए मॉड में लगा के दिखाएंगे। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी निकालना होगा तो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 लिखेंगे। और हम बल की दिशा कैसे बताएंगे, तो बल की दिशा बताने के लिए हमें एकांक सदिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बल जो दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल होता है वो रेखीय होता है। जैसे दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, तो इनके बीच में ये दूरी है R,
तो इनके बीच में जब एक दूसरे पर जो बल होगा वो आर की अनुदिश होगा, दूरी के अनुदिश होगा। इसलिए जब भी इनकी दिशा हम बताएंगे तो यहाँ आर जो है उसी पे कैप लगा के दिखाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे सदिश रूप से दिखाना होगा। तो यहाँ मैंने दो डायग्राम और बनाया हुआ है इसी के लिए। अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है तब उसके लिए ये क्या होगा, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। Q1 और Q2 का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव आएगा, गुणनफल 0 से बड़ा होगा, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर दो बिंदु आवेशों का गुणनफल लेस देन 0, जैसे प्लस माइनस माइनस, एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश का गुणा करेंगे तो वो ऋणात्मक ही आएगा, तो इन लेस देन 0 होगा, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। मैं यहां लिख देता हूं, जब विद्युत आकर्षण होगा और ये जब विद्युत प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि प्रतिकर्षण में दोनों आवेश एक दूसरे को दूर बाहर की ओर, एक दूसरे पर बाहर की ओर बल लगाएंगे, तो ये है Q1 के द्वारा Q2 पर, F21 जो बल लगा हुआ है ये Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, और Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगाया जाएगा वो F12 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण में दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे को बाहर की ओर बल लगाते हैं, और Q1 Q2 के बीच में अगर आकर्षण हो रहा है, मतलब एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश, दोनों का गुणनफल लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे Q1 Q2 की ओर बल लगाएगा। जैसे ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो ये हो जाएगा F21, और ये Q2 Q1 की ओर बल लगा रहा है तो ये हो जाएगा वेक्टर F12। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण हो रहा है। तो यहां पे लिखते हैं, देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर बल, Q1 के द्वारा Q2 पर बल, Q1 के द्वारा Q2 पर बल क्या है, F21 हो जाएगा वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं निर्वात ले रहा हूं, ठीक है, कोई माध्यम में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि माध्यम होगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि k की वैल्यू सदिश थोड़ी है, उसके मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम निर्वात लेके चलेंगे तो k नहीं लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 का चिन्ह नहीं लिखना है, मॉड ऑफ Q1 Q2 हमने लिखा था। Q1 Q2 इनके बीच की दूरी क्या है, R2 माइनस R1, मॉड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इनके बीच, अब यहाँ पे जो F21 की दिशा कहाँ है, Q2 से बाहर की ओर, Q2 से बाहर की ओर, ये तो 1 से 2 की ओर, ये R21 इंटू R21 कैप, कैप लगा के, ये क्योंकि एकांक से जिस पे कैप लगता है तो कैप हो जाएगा, क्योंकि R21 कैप बराबर होगा वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, और R21 बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो वेक्टर R21 कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हो जाएगा, ये यहां पे रख सकते हैं F21 में, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 और R2 माइनस R1। R21 कैप की जगह पे ये वैल्यू, चाहे ये वाली कुछ भी हम रख सकते हैं, या फिर हम यही रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर मॉड ऑफ R2 माइनस R1। अब देखो ये स्क्वायर है और ये सेम टू सेम है, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की दूरी बराबर होगी हमेशा, चाहे Q1 से Q2 के बीच की दूरी मापे, चाहे Q2 से Q1 के बीच की दूरी मापे, मान यही होगा, और दूरी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा दिए हैं। तो F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R21 R2 माइनस R1
की होल क्यूब, देखिए स्क्वायर पहले था, एक घात और जुड़ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इनटू R21 वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम इस चीज को चाहे ये देखो वेक्टर रूप हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं कैप लगाकर, या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और इसी प्रकार आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर बल, Q2 के द्वारा Q1 पर बल क्या होगा, F12, ये रहा Q2 जो है Q1 पर बल इस तरह, क्योंकि प्रतिकर्षण की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो दो स्थितियां हैं, लेकिन मतलब वही होगा, चाहे हम Q1 आकर्षण निकालें या प्रतिकर्षण, नियम वही लगेगा। तो Q2 के द्वारा अगर प्रतिकर्षण होगा इस तरफ, F12 हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की होल स्क्वायर डॉट R12। अब यहाँ पे देखिए R12 का मतलब, अब तक यहाँ पे मैंने R21 लिखा था और यहाँ R12, इसका मतलब क्योंकि जो बल होता है यहाँ पे कूलाम बल होगा Q1 और Q2 के बीच में, वो उनके बीच की दूरी के अनुदिश होता है। तो अगर हम Q1 के द्वारा Q2 पर बल निकाल रहे हैं तो हमारे लिए ये डायरेक्शन है बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर क्या होगी, R21 मतलब 2 पर 1 के द्वारा, R21 का मतलब क्या हुआ, R21 कैप का मतलब हुआ 2 से 1 की ओर, इसका ये मतलब हुआ 2 से 1 की ओर। अगर यहीं पे लिख दें R12 कैप, R12 कैप, इसका मतलब हो गया 1 से 2 की ओर, ये हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 से 2 की ओर, 2 से 1 की ओर, या इसी को हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 की होल स्क्वायर, होल क्यूब इंटू वेक्टर R12 कैप। ये हो गया F12, दोनों आवेशों के बीच बल, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर बल ये हो जाएगा, और Q2 के द्वारा ये बल हो जाएगा Q1 पर। ये बात आप समझ लीजिए, R12 का मतलब, R12 कैप जो लिखे हैं इसका मतलब हो रहा है, ये 2 पहले पढ़ा जाएगा, 2 के द्वारा 1 की ओर, अगर R21 लिखा है इसका मतलब हुआ 1 से 2 की ओर। यहां पे R21 कैप लिखा है, इसका मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर बल, Q1 के द्वारा Q2 पर बल, Q1 से Q2 की ओर, इसको ऐसे ही पढ़े, Q1 से Q2 की ओर। अब यहाँ पे R12 या F12 Q2 से Q1 की ओर, तो ये हो गया Q1 के द्वारा Q2 पर बल, और ये हो गया Q2 के द्वारा Q1 पर बल। अब इसे आप नोट कर लीजिए, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहां पे देखिए, चूंकि दोनों जो R12 कैप R21 कैप दोनों एकांक सदिश है, दूरी के अनुदिश एकांक सदिश, इनके परिमाण एक होंगे, मतलब बराबर ही होंगे, परंतु इनकी दिशाएं क्या होंगी, जैसे R12 R21 की दिशाएं विपरीत होंगी ना, Q1 से Q2 की ओर जिस तरफ बल लग रहा होगा, Q2 से Q1 की ओर उसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा। तो R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, ये दोनों विपरीत होंगे, तो अतः बलों के परिमाण भी बराबर होंगे, लेकिन उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी एक दूसरे से। तो ये हो गया वेक्टर F12 बराबर माइनस F21, परिमाण बराबर है लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो आवेश 2 के द्वारा 1 पर बल उतना ही होगा जितना आवेश 2 के द्वारा 1 पर बल लगेगा, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। यह ऋणात्मक चिन्ह केवल बल की दिशा को बताएगा। तो अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक, उसमें 11 में पढ़ा होगा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, F1 बराबर माइनस F2। इस नियम का भी मतलब सेम टू सेम है। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हम कहेंगे, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, परंतु विपरीत दिशा में। तो ये कूलाम का जो स्थिर वैद्युत नियम होता है, ये कूलाम
कूलाम का जो स्थिर वैद्युत नियम होता है ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, अतः कूलाम का स्थिर वैद्युत नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। आपको याद होगा न्यूटन का के क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये बहुत ही आसान है, अक्सर याद रहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा को व्यक्त कैसे करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लगाकर। तो F12 और F21 परिमाण में बराबर होंगे। अगर हमको यहाँ परिमाण में दिखाना हो तो F12 का परिमाण बराबर होगा F21 का परिमाण। ये दोनों ही हमेशा बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी। या अगर हमें दो आवेशों के पारस्परिक बलों का अनुपात निकालना हो, दो आवेशों के पारस्परिक बलों का अनुपात निकालना हो, तो ये हमेशा 1:1 आएगा, 1/1, या F12 अनुपाते F21 बराबर आ जाएगा 1:1। कभी भी आपको दिया हो कि जैसे दे दिया कि 4 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम के बीच में लगने वाले बल का अनुपात आप सीधा लिखिए F1 अनुपात F2 बराबर 1:1, क्योंकि जितना 4 माइक्रोकूलाम का जो आवेश होगा 1 माइक्रोकूलाम पर बल लगाएगा, उतना ही बल 1 माइक्रोकूलाम 4 माइक्रोकूलाम पे लगाएगा। इसलिए इन दोनों बलों का अनुपात हमेशा 1:1 ही रहेगा। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बलों का अनुपात हमेशा 1:1 ही रहता है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर जब विद्युत बल लगाते हैं तो परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो इसके बाद में इसमें आपको मैं बता देता हूं जो कूलाम का नियम होता है उसी से संबंधित। अब तक हमने दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो हमने बताया। अगर मान लीजिए किसी निकाय में बहुत सारे बल हैं, बहुत सारे आवेश हैं, तो उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल कितना हो सकता है, जिसे आप जानते हैं अध्यारोपण सिद्धांत, या फिर बहुल आवेशों के मध्य बल। मैं इस चीज को मिटा देता हूं, फिर मैं यहां लिखता हूं। तो अगर हमारे किसी निकाय में दो से अधिक बल हो तो इसमें कूलाम के नियम में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुल आवेशों के मध्य बल, या क्योंकि ये बहुल आवेशों के मध्य बल, दो से अधिक आवेशों के मध्य जब बल हम निकालते हैं विद्युत बल, तो अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है, जो कि आप जानते हो कि सदिश राशियों को जोड़ते समय उसमें इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ अध्यारोपण सिद्धांत, तो यदि किसी निकाय में दो से अधिक बिंदु आवेश हो तो उनमें से किसी एक बिंदु आवेश पर नेट बल जो होता है वो अन्य आवेशों के कारण लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होते। पहला स्टेटमेंट हो गया, किसी निकाय में अगर दो से ज्यादा आवेश स्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर जो विद्युत बल होता है, नेट बल, विद्युत बल, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। और दूसरी बात होती है कि उनमें से चाहे जितने भी आवेश स्थित हो, लेकिन दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है कि एक निकाय है जिसमें Q1, Q2 और Q3 तीन आवेश हैं, तीन बिंदु आवेश स्थित है। तो यहाँ पे हम Q2 पर Q1 और Q3 के द्वारा बल निकाल रहे हैं, जिनका रिजल्टेंट मान लीजिए F1 है। तो यहाँ पे वेक्टर F1 बराबर हो जाएगा, वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F23, मतलब 2 पर 3 के द्वारा लगाया गया बल, वेक्टर F23 प्लस F21, Q1 से Q2 पर लगाया गया बल, वेक्टर F21।
तो ये Q2 पर नेट बल हो जाएगा, Q2 पर Q1 पर लगाए, यहाँ पे मैं 2 से दिखा चुकी Q2 आवेश है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। Q2 पर नेट बल जो होगा Q1 और Q3 के द्वारा लगाया गया नेट बल हो जाएगा, मतलब सदिश योग के बराबर होता है। ये इसी प्रकार यदि यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों या अनेक आवेश हों, अनेक आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, तो आवेश Q2 पर ही या Q1 पर या Q2 किसी भी आवेश पर, आवेश Q2 पर ही नेट बल जो होगा वो हो जाएगा F2 बराबर F12 प्लस F21 F23 F24 डॉट डॉट प्लस वेक्टर F2n। सभी बलों को निकालकर उनका सदिश योग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। दो बिंदु आवेश, अगर निकाय में दो या दो से अधिक बिंदु आवेश स्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग उसके नेट बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे Q1 के द्वारा लगाया गया बल F21, Q3 के द्वारा लगाया गया बल Q2 पर F23, तो F23 और F21 का जो नेट होगा वो F2 है, तो ये जो है इन दोनों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं इस पे सवाल कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। धन्यवाद।